हाँ, ओके। तो अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। ये आपका सेकंड पेपर है। आपके 4 पेपर्स जो हैं सीए फाउंडेशन के उसमें से, एंड सेकंड पेपर उसके अंदर सॉरी पेपर नंबर 3 है बिजनेस मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 पार्ट है। एंड थर्ड पेपर के अंदर जो आपका पेपर का पैटर्न है दैट इज़ प्योरली एमसीक्यू बेस्ड। तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो जो पेपर 1 है अकाउंटिंग का, जैसे मैंने आपको बताया, वो सब्जेक्टिव है। सेकेंड पेपर इज रिगार्डिंग लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, वो भी सब्जेक्टिव पेपर है। थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ये दोनों पेपर आपके एमसीक्यू पैटर्न से रहेंगे। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया दैट इज़ अगेन रियलिस्टिक टॉपिक, जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कॉमन है, यूज़ होता रहता है। एंड इसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें से कुछ चीज़ें आपने अपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ी होंगी, बेसिक एकदम। एंड कुछ उसके अंदर हम वैल्यू एडिशन करने वाले हैं, कीपिंग इन माइंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लेंडिंग एंड बोरिंग, उसके ऊपर बात होने वाली है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली क्या होता है, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा जनरली समझा रहा हूँ, फिर इसकी हम थियरी भी रिलेट करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले, टाइम के साथ पैसों की वैल्यू, मनी की वैल्यू बढ़ती है या कम हो जाती है? आपका क्या ओपिनियन? समय के साथ पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है? कम होती है सर। पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। किसी का आंसर इसके कॉन्ट्राडिक्शन में, कोई ऐसा बोल रहा है कि बढ़ जाती है। जो भी आपका ओपिनियन हो चलेगा, सही हो गलत हो कोई इशू नहीं, मैं आपको समझाऊंगा ही बाद में। लेकिन आप क्या समझ रहे हो, मतलब पैसों की वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है, बढ़ जाती है? सर डिपेंड करता है सर। अच्छा, जैसे कुछ एग्जांपल, किस बेसिस पर डिपेंड करेगा? सर बिजनेस कुछ भी। अच्छा, ठीक है। और बाकी लोग, हितेश, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ये सर डिपेंड करता है अच्छा एज पर इकोनॉमिक। अच्छा, ओके, ठीक है। नैन्सी? यस सर। हाँ, टाइम टाइम के साथ पैसों की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सर कमी होगी, जैसे पहले 1 रुपए में भी इतनी सारी चीजें आ जाती थी और हाँ अभी 10 रुपीज में भी मुश्किल से काफी कुछ आता है। हाँ, ठीक है, ये भी एक अप्रोच है। एक्चुअली में जो यहाँ पे बात हो रही है उसमें वही कंसेप्ट है कि टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो वैल्यू किसकी बढ़ती जा रही है? गुड्स की वैल्यू, सर्विसेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल, 1 लीटर पेट्रोल की बात कर लेते हैं। आजकल पेट्रोल बड़ा ट्रेंडिंग है उसके रेट को लेके। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल, अब जब मैं आज से 10 साल पहले पेट्रोल फिलअप करवाता था अपने व्हीकल में, तो तब पेट्रोल का रेट अराउंड कुछ 40 रुपीज़ के आसपास था, 40 to 45 रुपीज़। आज जब मैं पेट्रोल फिलअप करवा रहा हूँ तो उसका रेट अराउंड 85 to 90 रुपीज़ है, कहीं 95 98 रुपीज़ भी है, तो इस रेंज में जा चुका है। अच्छा, तब जब मैं उसको 40 रुपये दे रहा था पेट्रोल पंप वाले को, या 50 रुपये, तो पेट्रोल मुझे उतना ही मिलता था ना 1 लीटर, जितना आज मिल रहा है 90 रुपये में। या 1 लीटर कुछ चेंज हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो जितना पेट्रोल मुझे तब 40 45 रुपीज़ स्पेंड करके मिल रहा था, उतना ही पेट्रोल मुझे आज चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसको डबल से भी ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। 45 का 90 95 हो चुका है, डबल रेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, वो वैल्यू पैसों की इंक्रीज नहीं हुई है। ऐसे एब्सोल्यूट नहीं देख सकते कि यार 45 का 95 हो गया ना, पैसों की वैल्यू बढ़ गई। अरे ऐसे थोड़ी है। 45 रुपीज़ इज द रेट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, तो पेट्रोल की वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ गई है, पैसों की वैल्यू कम हो गई है। आप ऐसा समझ लो, 1 लीटर पेट्रोल 45 रुपीज़ में आ जाता था आपके पास कि हाँ ठीक है 45 रुपीज़ दो एंड 1 लीटर पेट्रोल ले लो। अब उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 90 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो डिमांड पेट्रोल की बढ़ी है, पैसों की तो सामने वैल्यू कम हो गई है। उतने ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें ये समझ में आता है कि पैसों की वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसको इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। ये जो मैंने आपको ये समझाया, इस कंसेप्ट को अपने अगर थोड़ा टेक्निकली नाम दे तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज इन्फ्लेशन। महंगाई का बढ़ना, चीज़ों के दाम समय के साथ साथ बढ़ना। ये कोई भी गुड्स में हो सकता है ना, अपने पेट्रोल का एग्जांपल ले रहे हैं, आपके हाउस होल्ड गुड्स जो अपने नहीं बोलते एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। पता है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी ग्रोसरी शॉप में डे टू डे सामान जो मिलता है ना, जैसे डिटर्जेंट सोप हो सकता है, या फिर
बिस्किट्स हो सकते हैं, या फिर कोई नमकीन हो सकती है, या कोई खाने पीने की चीज़ें, नमक हो सकता है, सनफ्लावर ऑयल हो सकता है जो खाने पीने में कुकिंग में यूज़ हो रहा है, कुकिंग ऑयल हो सकता है। ये सारी चीज़ें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, रोज़ के रोज़ चाहिए, हर रोज़ का हर रोज़ बिक जाती है और स्टॉक रोटेट होता रहता है, तो उसको एफएमसीजी बोलते हैं। अब इन गुड्स में भी तो इन्फ्लेशन होता है। आपके पेरेंट्स को पूछना, घर का सामान घर में जो भी लेके आता है हर महीने, उनको पूछना कि 1 साल पहले जो कुकिंग ऑयल था उसका रेट कितना था और आज उसका रेट कितना है। वो बोलेंगे यार बहुत महंगाई बढ़ गई है, रेट बढ़ता ही जा रहा है। पहले कुछ आता था 125 रुपये में, अभी आ रहा है 160 रुपये में। 1 लीटर का सनफ्लावर ऑयल का रेट इतना चेंज हो चुका है, आज 160 170 रुपीज़ का रेट है। 2-3 साल पहले जब मैं मंगवाता था ना तो 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ का रेट था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स ये रेट कितना बढ़ गया, 70% 80% राइज हो गया। तो चीज़ों के दाम महंगाई के साथ साथ, समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। वैसा होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के मुँह से आपने सुना होगा कि हम तो 100 रुपये महीने में घर चला लेते थे। ऐसा ऐसा डायलॉग कभी ना कभी तो घर में आया ही होगा कि यार 100 रुपीज़ में तो हमारा पूरा घर का खर्चा चल जाता था और तुम तो ऐसे 100 रुपये तो ऐसे खर्च कर देते हो। क्योंकि उनके ज़माने में 100 रुपये मतलब उनकी पूरी महीने की सैलरी, और आज अपने लिए 100 रुपये मतलब इतने में अपन घर से बाहर भी नहीं जाएंगे। 100 रुपये जेब में लेके घर से बाहर कोई भेजेगा तो बोलेंगे यार 100 रुपये में क्या होगा, जाके वापस आने का खर्चा है ये तो, और पैसे दो। तो वो 100 रुपीज़ उनके माइंड में अभी भी वही है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है ना वो उनकी महीने की सैलरी के साथ ही कंपेयर करते हैं। बट आज वो चीज़ बढ़ चुकी है ना, तब जो 100 था आज वो शायद 20,000 भी होगा ना तो भी कम पड़ेगा, बात वो है। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इससे बचने का क्या तरीका है, कोई तरीका है इससे बच सके? इससे बचने का ये तरीका है कि जो भी पैसा आपके पास है वो पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट लोग क्यों कर रहे हैं? सब लोग पैसा अपने लॉकर में पैक करके क्यों नहीं रख देते? भाई मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो घर के अंदर तिजोरी में रख देता हूँ, 2 लाख रुपए सेफ रहेंगे। लोग उसके बदले क्या करते हैं, वो 2 लाख रुपए को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं आपके पास? एक सबसे पॉपुलर घिसा पिटा पुराना तरीका दैट इज फिक्स डिपॉजिट। ये तो सुना होगा आपने, एफडी। बैंक में पैसा फिक्स डिपॉजिट करवा दो, उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। अभी आजकल एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कुछ आइडिया है? सर 5% शायद। हाँ एग्जैक्टली, 5% के आसपास जो है इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, आपने उसकी एफडी करवा दी तो 1 साल के बाद आपको उसके ऊपर 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल अमाउंट बन जाएगा 1,05,000। ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन। अब वो 5,000 आपको निकाल लेना है या उसको री इन्वेस्ट कर देना है, आपकी मर्जी, आपके पास वो चॉइस है। अब पता है ये इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि सामने वाला जो बैंक अथॉरिटी है, बैंक वाला आपका पैसा यूज़ कर रहा है। 1 लाख रुपये आपने उसके वहाँ रख दिए तो उसको यूज़ कर रहा है, तो आप उसके बदले उस पर कुछ रिटर्न तो मांगोगे उससे। रिटर्न क्यों मांगोगे? क्योंकि आपको पता है कि ईयर 2020 में 1 लाख रुपए में जो चीज़ें आ रही थी, शायद 2021 में 1 लाख रुपए में वो गुड्स नहीं आएंगे, कुछ ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो 1 लाख का खर्चा आप करोगे तो उतनी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जितनी 2020 में आ जाती थी, क्योंकि महंगाई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। तो उस महंगाई के साथ साथ हम अपने पैसों को कोप अप करने के लिए, पैरेलली चलाने के लिए क्या करते हैं, उन पैसों को भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई मेरा जो 1 लाख रुपया था पिछले साल, अब वो आके हो चुका है 1,05,000, तो मेरे पास भी तो पैसा बढ़ गया ना। तो अगर महंगाई कुछ बढ़ भी जाती है ना तो भी हम साथ साथ में कोप अप कर लेंगे। अच्छा, अब एफडी में ना जनरली, मैं पर्सनली एफडी में बहुत ज़्यादा आज की डेट में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कुछ मिलता ही नहीं है। 5% पूरे साल का इंटरेस्ट क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अच्छा, लोग ऐसा बोलते हैं, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि एफडी में आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होती, उल्टा आपकी वेल्थ ड्रेन हो जाती है। ये सेंटेंस मैंने पहली बार सुना, मैं सोचता रह गया, मैं यार एफडी में पैसा रख रहा हूँ तो 1 लाख का 1,05,000 मिल रहा है ना, तो उसमें मेरे पैसे कम थोड़ी हो रहे हैं, बढ़ ही रहे ना। तो वेल्थ क्रिएट हो तो रही है, ड्रेन क्यों हो रही है? तो वो जब क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको जो रिटर्न मिलता है, आप उस रिटर्न को कंपेयर करो इन्फ्लेशन से, तो जाके पता चलेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ बनेगी या वेल्थ कम हो जाएगी। तो बोले कैसे? अच्छा, अब देखो यहाँ पे एफडी में जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना है, 5% पर है ना, हर साल का 5% आपको ब्याज मिल रहा है। महंगाई हर साल कितने रेट से बढ़ रही है पहले वो पता करो। सपोज महंगाई बढ़ रही है हर साल 7% के रेट से, मैंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले अगर आप 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1 साल के बाद क्या मिल रहा है, 1,05,000। लेकिन पता है जो चीज़ पिछले साल 1 लाख रुपए में मिल रही थी वो आज अगर खरीदने जाओगे ना तो कितने की हो चुकी है पता है, 1,07,000। दैट इज इन्फ्लेशन।
सिंपल टर्म्स में, है ना। तो आपने 1 लाख रुपए बचा के रखे 1 साल के लिए, तो उसकी वैल्यू जिस रेट से बढ़ी, महंगाई उससे ज़्यादा रेट से बढ़ी। अब आप जाओ आज की डेट में एक काम करो, वही गुड्स जो आप पिछले साल लाख रुपए में खरीद सकते थे, आज खरीदने जाओ, कितने पैसे लगेंगे? 1,07,000। अच्छा, आपके पास कितने हैं? 1,05,000। वो तो पूरे खर्च हो जाएंगे यहाँ पे, और 2,000 रुपये आपको पॉकेट से डालने पड़ेंगे। तो आपकी वेल्थ खत्म नहीं हो रही है, तो ऐसा कब तक चलेगा? तो उनका कहने का मतलब यही था कि इन्वेस्टमेंट्स आप वहाँ पे करो जिसमें एटलीस्ट उतना रेट ऑफ रिटर्न निकल है जितना इन्फ्लेशन मार्केट में चल रहा है। अगर यही आपने सपोज कहीं और इन्वेस्ट किया होता जहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा होता 11%, मान लेते हैं 11%, तो ये आपका 1 लाख रुपया आज 1,11,000 बन चुका होता। और साथ में अगर 1,07,000 रुपये महंगाई हो भी गई है तो भी आपके पास 4,000 रुपीज़ नेट पैसा बचता। ऑब्वियसली ये होता। तो वहाँ हम बोल सकते थे कि इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में आपका नेट रिटर्न 4% पर एनम का तो निकला, एटलीस्ट आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। तो क्रॉस रिटर्न 11% है, बट इन्फ्लेशन के बाद भी आपके हाथ में 4,000 रुपये बचेंगे। तो इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन को हमेशा कंपेयर करना चाहिए। इसलिए आज काफ़ी लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट के और ऑप्शंस हैं, वो लोग क्या करते हैं, एफडी में पैसा नहीं रखते। और बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है देन आप एफडी के बदले भी दूसरे सोर्सेज में, हाँ रिस्क थोड़ा रहेगा लेकिन रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आपके पास और पॉपुलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, आजकल ये चल ही रहा है ना, ट्रेंडिंग है, सुना होगा आपने SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड सही है, टीवी पे इतना ऐड आता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, 8-9% रिटर्न तो वो भी दिलवा देंगे आपको। तो ये 5% एफडी से तो बेटर ही है ना। तो ऐसे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम उसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे हैं कि पैसों के साथ, जो टाइम के साथ जो पैसों की वैल्यू में चेंज आता है उसको कैसे कंसिडर करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उस पर बात होने वाली है। मेजर टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट। ये आपने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, प्राइमरी सेक्शन में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इसके साथ साथ एक और टर्म था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एन्यूटी। ये कुछ नया है, मे बी आपने एन्यूटी अभी तक नहीं पढ़ा होगा। एंड नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। बहुत अच्छे कंसेप्ट है, मतलब आप एक बार इसको समझ लोगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा पढ़ने में, कुछ अच्छा सीखा और एक्चुअली में ये चीज़ प्रैक्टिस में काम आती है, तो ऑब्वियसली इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सब टर्म्स पे मेजरली अपने बात करने वाले। उससे पहले इनकी बुक में क्या दे रखा है वो नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है कि ये सब आप पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें जो मैं अभी आपको समझा रहा था वो पार्ट यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ता है, क्या उसके रीजंस है, वो एक आंसर है। सबसे पहला वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैंने आपको बोला कि समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू जो है वो घट जाती है, और इन्फ्लेशन के साथ कोप अप करना हो तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हम कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करें कि उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहे, नहीं तो उतना का उतना ही रह जाएगा। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक टर्म यूज़ हो रहा है, CA में ये टर्म बड़ा कॉमन है, कॉस्टिंग हम पढ़ते हैं आगे और इसमें बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज़ होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि एक इंसान ऐसा बोलेगा, सपोज जैसे आप और मैं एक दूसरे को जानते और आपने बोला कि सर कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ अमाउंट लेंड कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है, कितने कितने अमाउंट की ज़रूरत है, तो आपने बोला 5 लाख रुपए की। और मैंने पूछा कितने टाइम के लिए, तो बोला 1 साल के लिए। तो मैंने बोला ठीक है 5 लाख रुपीज़ आपको चाहिए तो अरेंज मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। बट पता है अगर मैंने आपको ये 5 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए कि भाई ठीक है आप 1 साल यूज़ करो, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल के बाद 5 लाख रुपए आप मुझे लौटा दोगे, मुझे भरोसा है कि पैसे आप दे दोगे, उसका टेंशन नहीं। बट पता है यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि इसमें मेरा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गया। अब मेरा क्या कॉस्ट लग गया, कॉस्ट ये लग गया कि अगर ये 5 लाख रुपए मैं आपको ना दे के कहीं और इन्वेस्ट करता तो मेरा कुछ रिटर्न जनरेट होता या नहीं होता। रीजनेबल टू रीजनेबल ऑप्शन भी अगर मैं देखूँ फिक्स डिपॉजिट का, तो 5% जो आपने रेट बोला उस हिसाब से 1 साल का कितना ब्याज हो गया, 25,000 रुपये, है ना। तो आपको जो ये पैसा मैंने बिना ब्याज के दे दिया ना, उसमें मेरा तो 25,000 रुपये लग गया, ऐसा मैं सोचूंगा, कोई भी सोचेगा। हाँ, अगर आप मुझे कुछ इंटरेस्ट ऑफर करते हो कि सर जो इंटरेस्ट आपका बनता है आप हमसे ले लेना, लेकिन पैसे आप अगर है तो दे दो, तो फिर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूज़ करता अगर मैं उन पैसों का, तो मैं उससे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता था। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
आया कंसेप्ट समझ में? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन की बात हो गई। देखो मैंने पॉइंट ऑलरेडी आपको बता दिया था, तो मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसका मीनिंग आपको पता चल चुका है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। अब ये इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बोला भाई मेरे पास 5 लाख रुपीज़ पड़े हैं, या थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते हैं ना, 10 लाख रुपए पड़े हैं। आप मुझे बताओ कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? आपको कितने ऑप्शंस पता है, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? 10 लाख रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास है तो बता सर दो। स्टॉक मार्केट। हाँ, पॉपुलर है आजकल, घर बैठे बैठे लोग यही कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट। एफडी वाला पॉइंट तो मैंने ही आपको बताया, और कुछ? वही म्यूचुअल फंड वगैरह सब इन्वेस्टिंग। हाँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। और कोई ऑप्शन, या इतने ही है? स्टॉक मार्केट मतलब आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स का सर नॉलेज। LIC। ठीक है, LIC पॉलिसी ले सकते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं कुछ? बस इतने ही ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के? बाकी लोगों को कुछ आइडिया नहीं आ रहा? 10 लाख रुपए आपके पास, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, क्या करेंगे? शॉपिंग वॉपिंग करने, शॉपिंग मॉल में इन्वेस्ट कर देते हैं, कपड़े जूते मेकअप वेकअप ये वो सब खरीद लेते हैं, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है ना, या नहीं? और कोई सोर्स नहीं है, बस इतना ही है? सर कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो भी आप शॉपिंग वगैरह बोल रहे थे तो ऐसा कुछ है। हाँ, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना। चलो कपड़े जूतों की शॉपिंग करोगे तो वो तो एक्सपेंडिचर है, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी तो सर खरीद सकते लैंड हैं। सर। हाँ, लैंड खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी सब में। हाँ, प्लॉट इन्वेस्टमेंट होगी। आप प्लॉट ले लिया, ज़मीन खरीद ली, शॉप ले ली, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस फ्लैट या ऐसा कुछ खरीद लिया। ये सर हाँ, अब आया ज्वेलरी। गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जा रहा हूँ तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, या वो गोल्ड के कॉइन या जो बिस्किट आते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा? एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन नहीं है। गोल्ड के कॉइन और इसमें ज्यादा है। हाँ, अगर आप गोल्ड कॉइन और ये सब लेते हो, दोनों में फ़र्क होता है ना। ज्वेलरी मतलब उसका कुछ डिज़ाइन होगा, नेकलेस होगा, रिंग होगी, ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में होगा। तो आप जब ज्वेलरी खरीदते हो ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में, तो उसमें कॉस्ट लगता है, मेकिंग चार्जेस लगते हैं, सुना है ऐसा? मेकिंग चार्जेस। नहीं सर। डिज़ाइन जितना अच्छा और मेहनत वाला होगा उस हिसाब से वो उतना चार्ज आपसे लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी गोल्ड की वैल्यू को या उसकी वैल्यू को कम कर देगा ना। बिकॉज अगर आपने सपोज 10 ग्राम गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट बनवाया, तो 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू आज 50,000 रुपये, उसके ऊपर वो आपसे लेते हैं मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस परसेंटेज में हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन। सपोज उन्होंने मेकिंग चार्जेस आपसे 20% लिए, डिज़ाइन थोड़ा हैवी था और इतना चार्ज होता है, समवेयर बिटवीन 10 to 25% मेकिंग चार्ज होता है। तो ये हो गया 10,000 रुपये प्लस टैक्सेस। चलो वो तो बाई डिफ़ॉल्ट लगने ही थे, तो ये कुछ 61,000 जैसा आपका बिल बन गया। अब आप जब ये ऑर्नामेंट इन फ्यूचर कभी सेल ऑफ करने जाओगे तो आपको 61,000 पूरा मिलेगा, या उससे ज़्यादा मिलेगा, या कम मिलेगा? इसमें सब कुछ वापस आ जाएगा क्या? सिर्फ गोल्ड का कम प्राइस। मिलेगा सर। हाँ, नहीं सिर्फ सिर्फ गोल्ड का प्राइस जो टैक्स रिड्यूस होगा। मेकिंग तो गया, क्योंकि वो तो गोल्ड को मेल्ट करने वाले हैं, उनको आपके मेकिंग से मतलब नहीं है। तो ये डिज़ाइन का चार्ज गया, टैक्सेस का पैसा वापस नहीं मिलता, आपको सिर्फ गोल्ड का पैसा मिलेगा, तो वैल्यू कम हो गई ना। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो गोल्ड कॉइन या गोल्ड बिस्किट खरीदेंगे, वो ज्वेलरी कम प्रीफर करेंगे। हाँ, पहननी है, यूज़ करनी है, देन इट इज़ ओके, ज्वेलरी के फॉर्म में जाओ आप, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है कि पैसा कहीं पे ब्लॉक करना है, तो गोल्ड कॉइन इज़ बेटर ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास है। आजकल तो एक और चल रहा है, सुना है ये, क्रिप्टो करेंसी? आइडिया है इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी? नहीं सर। नहीं, क्रिप्टो करेंसी आजकल बड़ा पॉपुलर है। बाकी किसी को कुछ पता है,
एग्जांपल देता हूँ, मे बी आपको स्ट्राइक हो जाए। ये टर्म कहीं सुना है क्या, बिटकॉइन? यस सर सुने। बस, तो इसको Yes, क्रिप्टो sir. करेंसी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अ जनरल टर्म, बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जैसे करेंसी में अपने रुपी, डॉलर, पाउंड बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन है। अभी एक वो चल रहा है डॉज कॉइन, इलॉन मस्क का नाम सुना? नहीं सर, नहीं। बिटकॉइन सुने। हाँ, इलॉन मस्क जो है वो एक बिजनेसमैन है, और उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया था कि टेस्ला कंपनी ना, टेस्ला कार कंपनी जो ऑटो पायलट वाली आजकल गाड़ियां बना रहे हैं ऑल, तो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनका काफ़ी बड़ा नाम है। तो टेस्ला कंपनी की जो कार्स हैं, उनके टेस्ला कंपनी के जो ओनर है उसका नाम है इलॉन मस्क, और उन्होंने ये बोला कि आप मेरी गाड़ी अगर खरीदना चाहते हो तो उसका पेमेंट करोगे ना तो मैं बिटकॉइन एक्सेप्ट करूँगा। और ट्वीट करते, जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया ना, बिटकॉइन के रेट बढ़ गए, सब लोगों ने बिटकॉइन खरीद ली, ऐसा होता है। फिर उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ये बोला कि भाई बिटकॉइन जो है वो अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए एंड ऑल, कुछ रीजंस दिए, बोले हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, अब हम बिटकॉइन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही ये न्यूज़ आई, लोगों ने बिटकॉइन बेच दिए, बिटकॉइन की वैल्यू डाउन हो गई। तो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन मार्केट में खेलते रहते हैं। तो पहले इलॉन मस्क ने क्या किया, बहुत सारे बिटकॉइन खरीदे, और उसका अमाउंट बताऊं आपको, $1.5 बिलियन। रुपी में कन्वर्ट करके आप जीरो लगाओगे, कैलकुलेटर पे नहीं आएगा। $1.5 बिलियन, उतने के उन्होंने बिटकॉइन खरीदे। फिर ये स्टेटमेंट दिया कि हमारी गाड़ी के पेमेंट के बदले हम बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे। तो उससे क्या हुआ, बिटकॉइन का रेट बढ़ गया, तो जितने में उन्होंने खरीदा था उससे महंगा हो गया। तो $1.5 बिलियन का $2.5 बिलियन तक चला गया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने बिटकॉइन बेच दिए। बेचने के बाद बोला अब मैं बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसमें हुआ क्या, 2 ट्वीट किए और $1 बिलियन का प्रॉफिट। ये चल रहा है अभी क्रिप्टो करेंसी में, और लोग आ रहे हैं लालच में। लालच में इन द सेंस वॉलेटिलिटी इतनी है कि आज आप 5,000 का खरीदो, हो सकता है कि कल 15 का हो जाए, हो सकता है जीरो भी हो जाए। तो लोग रिस्क ले रहे हैं, और ऐसे बड़े बड़े लोग अपना पैसा उसमें बना रहे हैं। तो ये भी एक आजकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चल रहा है, हाईली रिस्की, विदाउट एनी बेस, बिना सर पैर की चीज़ है। तो अगर मेहनत के पैसे हो तो इसमें कभी नहीं लगाने चाहिए, वैसी बात है। तो ये हो गया सारा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। अब जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपने यहाँ पे मुझे बताया या मैंने आपके साथ शेयर किए, इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे हैं जो लिक्विड है। लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि आज मांगो और कल पैसा मिल जाएगा, एनकैश हो जाएगा। जैसे बैंक में एफडी करवाइए, तो बैंक में एफडी करवाइए तो उसको क्लोज भी करवा सकते हैं ना। आज बैंक में गए, आपने बोला भाई एफडी क्लोज करके पैसा दे दो, प्रोसेस करके आपको थोड़ी देर में दे देंगे या कल तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये लिक्विड असेट बोला जाता है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे, आज खरीदा कल बेच दो, आधे घंटे में बेच दो, आप कभी भी पैसा लेके बाहर निकल सकते हो। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपका पैसा लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ब्लॉक हो रहा है? तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये प्रॉपर्टी वाला। प्रॉपर्टी में देखो क्या हो रहा है, आज आपने ज़मीन खरीदी और आपको 2 दिन बाद पैसे वापस चाहिए, तो इमीडिएटली सेल हो जाएगी क्या? ऐसा होता है? बायर खड़े ही हैं बस वेटिंग में कि अभी के अभी बेचो, आधे घंटे में पेपर रेडी है, बस साइन करना है, पैसा बैग में लेके आए, गाड़ी में रखा है, प्रॉपर्टी के पेपर लो, पैसे ले लो। इतना इजी तो होता नहीं है। बहुत बार लोग प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर बेचने जाते हैं तो बिकती नहीं है, कैश ब्लॉक हो जाता है उसके अंदर, ये चीज़ें होती है। तो प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ लिक्विड एसेट। लेकिन बाकी सब चीज़ें जो हैं, शेयर्स, एफडी, इवन म्यूचुअल फंड भी आप तुरंत बेच सकते हो। एलआईसी पॉलिसी भी ब्लॉक हो सकती है अगर उसमें कंडीशन हो कि आपको 5 साल 10 साल होल्ड करना ही पड़ेगा, तो आपको तब तक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, गोल्ड कॉइन आप इमीडिएटली बेच के एनकैश करवा सकते हो। क्रिप्टो करेंसी में भी यही है। तो लोग क्या कोशिश करते हैं, जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट कभी भी हो सकती है, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लिक्विड एसेट्स में। इसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी होते हैं, पता है, सरकारी बॉन्ड्स, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे पैसे आपको इमीडिएटली इनकैश होकर वापस मिल जाते हैं। तो इंटरेस्ट पे अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो भी ये देखेगा कि उसको उसके पैसे कितनी जल्दी वापस मिलेंगे, इमरजेंसी में चाहिए तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड प्रेफरेंस। हर कोई लिक्विड ही प्रीफर करते हैं, जल्दी पैसा मिल जाए इमीडिएटली तो अच्छी बात है ना, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये प्लस पॉइंट हो गया एक। अच्छा, रिस्क फैक्टर, किसी को पैसा उधार देने में कितना रिस्क है आज की डेट में? कम रिस्क है, ज़्यादा है? मतलब मिल जाएगा पैसा वापस इजीली, या टेंशन रहेगा आपको? सर सामने वाले पे डिपेंड है। हाँ, पर आजकल मेजोरिटी। सर
सर उसका सर कुछ मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कुछ रख ले तब हो सकता है सर। हाँ सही बात है। तो आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, तो अगर आपने उसको विदाउट सिक्योरिटी दे दिया तो कहीं ना कहीं आपकी नींद हराम हो जाएगी जब तक पैसा वापस नहीं आए। क्योंकि आजकल मार्केट और ट्रेंड भी ऐसा है ना कि भाई किसी को पैसा दिया है, बोले यार कोविड हो गया है, कोरोना चल रहा है, पैसे नहीं है, ये है वो है करके, होते भी है तो भी लोग क्या है, अपने आप को बचा के रखने के लिए पैसे अपने हाथ में रखते, दूसरे को नहीं देते। तो जिससे पैसा लिया है वो बेचारा टेंशन में घूम रहा है, क्या मैंने पैसे उधार दे दिए, अब मुझे ज़रूरत है और वापस नहीं दे रहा है बंदा, तो रिस्क वहाँ पे बढ़ जाता है। हाँ अगर सिक्योर्ड हो कि भाई चलो आपने उसको बोला कि कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसने क्या किया, उसके पास कुछ गोल्ड कॉइन पड़े थे, आपके पास रखवा दिए और आपने उसको पैसे उधार दिए, फिर इतना टेंशन नहीं है कि भाई नहीं देगा एक डेट के बाद तो मैं वो गोल्ड कॉइन बेच के वसूल कर लूँगा, ऊपर नीचे होगी वैल्यू लेकिन कुछ तो वापस आएगा, नुकसान तो नहीं जाएगा। तो वो एक चीज़ अलग है। तो रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो एक्सपेक्टेशन भी रखता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि पैसा आपने लगा रहे हैं एफडी में या फिर गवर्नमेंट के जो सरकारी बॉन्ड होते हैं उसमें, अब यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5% एफडी में, सरकारी बॉन्ड में ज़्यादा मिलता है, 6%, 7%, 8% भी मिल सकता है। बट वहाँ पे इससे ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये पैसा सेफ है, कहीं जाने वाला नहीं, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। 1 लाख का एफडी किया है तो 1,05,000 बोला है तो मिलेगा, वो आपको पता है। सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाया है तो 1 लाख का वो 1,07,000 करके वो आपको देने ही वाले हैं, वो पक्का है। तो जब रिस्क नहीं है तो वो रिटर्न भी आपको ज़्यादा नहीं देंगे। सेफ इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप रिस्क कम ले रहे हो, आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी की अपने बात करें या इक्विटी शेयर्स की बात करें एक कंपनी के, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क है। आज मैंने रिलायंस का शेयर लिया 2,000 रुपये में, वो कल होने को 1,800 का भी हो सकता है, मतलब जो मैंने लगाया वो भी वापस ना आए। तो जब मैं उस पर रिटर्न मांगूंगा तो मैं 5% पर एनम के रिटर्न पे थोड़ी अग्री करूंगा। 5% ही कमाना होता तो एफडी में ना रख देता। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे इसमें 12%, 15%, 20% रिटर्न मिले। मेरी लालच ज़्यादा होगी अगर मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ तो एक जस्ट अ मिनट, हाँ कनेक्शन अनस्टेबल है, शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। सर आवाज प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ अब प्रॉपरली कनेक्टेड है, क्लियर हो रहा है? जी सर। ओके ठीक है। हाँ तो यहाँ पे मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इक्विटी शेयर्स में, जहाँ पे मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ कि भाई रेट गिर भी सकता है। अभी लॉकडाउन में देखा था आपने लास्ट ईयर 2020 में, जब स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो गया था तो कितनी वैल्यू कम हो गई थी। रिलायंस का शेयर था 1,500 रुपये का, तब हो गया था 850 रुपये का। तो जिसने 1,500 में लास्ट खरीदा था ना, उसकी वैल्यू आधी हो गई थी। तो वो रिस्क ले रहा है तो रिटर्न भी तो अच्छा एक्सपेक्ट करेगा। तो रिस्क फैक्टर जो है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट्स में कंसिडर किया जाता है, जो यहाँ पे ये बता है। दैट इज़ द 5th पॉइंट। और इंटरेस्ट रेट फिक्स करते टाइम रिस्क को हमेशा डिटरमाइन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। बोला है अ लेंडर जनरली चार्जेस मोर इंटरेस्ट, दैट इज़ द प्रीमियम फॉर टेकिंग मोर रिस्क। ज़्यादा रिस्क ले रहा है, आपका बिजनेस रिस्की है, पैसे डूबने के चांसेस भी हैं, तो फिर मैं ब्याज ज़्यादा मांगूंगा। मैं भी रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ टर्म्स थे। कोई क्वेरी यहाँ तक, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कुछ पूछना है? ठीक है डन। अच्छा आगे जो पॉइंट्स बोले हैं बड़े बेसिक्स हैं। इसमें बात हो रही है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें बोली हुई है। आपने इसमें से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, तो आप थोड़ा बहुत मुझे डिफरेंस बता सकते हो। मैं ज़्यादा आज डिटेल में जाने नहीं वाला हूँ, फर्स्ट डे थोड़ा अपने रीजनेबल डेटा ही पढ़ेंगे आज, बाकी चीज़ें कल सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कॉमन टर्म्स है वो है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन, एन या फिर टी लिखते हैं, और उससे आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक और टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें होती है। आपको डिफरेंस पता है दोनों में, क्या फ़र्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल का अमाउंट जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो एक ही, उसकी प्रिंसिपल पे हर ईयर इंटरेस्ट मिलता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज हो जाता है, ओके हर ईयर वो डिफर करता है। हाँ एग्जैक्टली वही चीज़ है
जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 लाख रुपए आज बैंक में रखता हूँ और सिंपल इंटरेस्ट का रेट 10% है 1 साल का पर एनम, तो हर साल मुझे 10% ब्याज किस पे मिलेगा, 1 लाख पे। तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो फिक्स हो जाएगा 10,000 रुपये। तो एवरी ईयर 10,000 इंटरेस्ट आता रहेगा एंड दैट इज स्टैटिक, वो चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। लेकिन कंपाउंड में इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। पहले साल मैंने 1 लाख रुपए रखे, उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट आया 10,000 रुपये। अब मेरा अमाउंट बन चुका है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके 1,10,000 रुपये। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है ना वो इसके ऊपर मिलेगा 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 11,000। देखो इंटरेस्ट बढ़ गया, पता चला ही। सेकेंड ईयर के बाद वापस यही होगा, ये 11,000 भी अमाउंट में ऐड होके हो जाएगा 1,21,000। फिर उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा 12,100। तो हर साल इंटरेस्ट का वैल्यू बढ़ता जाएगा बिकॉज इट इज काउंटेड ऑन अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, कहने का मतलब ये है। तो जो पहले साल में मुझे ब्याज मिला उस ब्याज पे भी मुझे अगले साल इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए वो 10 का 11,000 हो गया, 11,000 का 12,100 हो गया, वो बढ़ता जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। अब इसको गिनने के फॉर्मूला है, कैलकुलेशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने कल के लिए रखते हैं, कल उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। 1 मिनट।